आइए दोस्तों, जल्दी से ग्रुप में लिंक भेज दीजिए। मैं ही भेजता हूँ, 1 मिनट दीजिए। हेलो भव्या, भव्या भव्या। हेलो भव्या, कैसे हो आप? 1 मिनट दीजिएगा, जरा चार्ज लगा लूँ फ़ोन पे। ए, आइए। मेरी तरफ से सभी को हेलो, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब? बढ़िया। देखिए दोस्तों, हमारा बैच चालू हुआ था नया 8 सितंबर को। और हमने अभी अभी हमारे बैच में नया आ, नया हमने अभी अभी हमारे बैच में नया अभी 20 तारीख से या 21 तारीख से हमने नया चैप्टर चालू करा हुआ है। हमारा बैच जो चलता है सीएम फाउंडेशन का पेड, वो भी अन अकेडमी में चलता है। और पूरा बैच में हम 3 टीचर है, जिसको इस बैच में 3 टीचर है। शांतम गुप्ता सर जो कि इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, दीपक सर जो कि मैं हूँ अकाउंट और मैथ पढ़ाएंगे, और पूजा मैम लॉ एंड एथिक्स आपको पढ़ाएगी। इसके बाद हम आपका कोर्स 4 महीने में कंप्लीट करा देंगे बढ़िया से। कोर्स आपका 4 महीने में बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर हमारा सब कोर्स लेना चाहते हैं, ये कुछ हमारे स्पेशल फीचर्स है कोर्स के। अगर आप कोर्स लोगे तो इस तरीके से आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, देखेंगे। अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं प्योरली, जिसके अंदर हम हमारे 80 बच्चे पढ़ रहे, 80+ स्टूडेंट अभी शायद पढ़ रहे हैं हमारे पास, तो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंड गोल आपसे पूछेगा तो गोल में आप सीएमए फाउंडेशन लिख सकते हैं, और सीएमए फाउंडेशन के बाद आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और सब्सक्रिप्शन में क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन दे रखा है, पर ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस प्राइस को कम करने के लिए 10% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर देते हो। तो अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर दोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और ये प्राइस कम हो जाएगा। हालांकि आप इसमें 6 मंथ के लिए जाएंगे अगर आप जून 2022 में पेपर देना चाहते हैं, और अगर आप दिसंबर में पेपर देना चाहते हैं, अगर आप दिसंबर में पेपर देना चाहते हैं तो 3 महीने वाला पे जाइए। उस 3 महीने में अंदर आपको 1 महीना फ्री मिल जाएगा। 1 महीना फ्री मिल जाएगा, ये भी थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए है। मैथ में भाई, मैथ और अकाउंट मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल बेसिक से। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो या आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस, स्टडी मटेरियल, पूरा एमसीक्यू, 1000 से ज्यादा एमसीक्यू कराए जाएंगे। आपको स्कैनर कराया जाएगा, जिसको प्यार से पास्ट ईयर पेपर कहते हैं। आपको मॉक टेस्ट पेपर कराए जाएंगे जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, और आपको वर्क बुक कराई जाएगी जो प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टीट्यूट हमें देता है। ये 4 करने के बाद मैथ में आपका 90+ नंबर आएगा। मेरे अभी हालांकि स्टूडेंट में 92 हाईएस्ट गया है मैथमेटिक्स के अंदर। पेड वाला स्टूडेंट जो कि 92 हाईएस्ट गया है, वो जो रिकॉर्डेड में पढ़ा था उसका 92 हाईएस्ट गया है। सोचिए अगर आप मेरे से लाइव पढ़ेंगे तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों जल्दी से जाइए अन अकेडमी ऐप में, आप आराम से इस कोर्स को बाय करिए, इस बैच को बाय करिए, और ये वाला कोड अप्लाई करके आप ले सकते हैं 10% का ऑफ। बताइए भाई, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है, जिसको डर लगता है मैथ में, आइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ की क्लास। बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है, फिर जाकर आपको आगे बढ़ाया जाता है। जब तक एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ते हम पेड में। तो आप आ सकते हैं, कोई भी अगर आपको इशू है, अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली बेसिस पर फीस पे कर सकते हैं, ईएमआई कॉस्ट का ऑप्शन है, मंथली बेसिस पर आप फी पे कर सकते हैं। आइए आज की क्लास के अंदर, आइए दोस्त, आज की क्लास के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है।
एक बार मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, बच्चों को पूछा देता हूँ, क्या पता कोई स्टूडेंट अभी को लिंक नहीं मिला, वो आना चाहे तो आ सकता है। एक मिनट दीजिएगा, बस स्टार्ट कर रहे हैं। आइए पहले मैं कमेंट देख लूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। सर अगर फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गया, कैंपस सिलेक्शन कुछ दिक्कत है, फाउंडेशन में कौन पूछता है, इंटर में भी अटेम्प्ट लग जाता है तब भी कैंपस प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती। सर फ्यूचर में एमसीक्यू ही होगा क्या एग्जाम, कह नहीं सकते भाई, फाउंडेशन का तो लग रहा है पर कह नहीं सकते। आइए बहुत सारे बच्चे आ गए, सभी बच्चे आ गए, इनफ है, इतने बच्चे बहुत है। जाने मेरी जाने मन, बस 1 मिनट और। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम लेता हूं, पहले मैं ना नोटिंग कर लूं। पहले दोस्तों मैं प्रीवियस क्लास में एक दो बातें छूट गई थी, उसकी नोटिंग कर लेता हूं फिर समझाता हूं आपको, है ना। एक दो बातें छूट गई थी, उसकी नोटिंग कर लेता हूं। पहला हमसे बताया गया था दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टू टाइप, जिसके अंदर हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। जो नया बच्चा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बता दूंगा हम कहाँ हैं। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कमेंट में नहीं देख रहा तो कृपया करके अभी कमेंट मत करिए, जब मैं बोलूं तब कर लीजिएगा। एक हमारा दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और एक को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड। एक को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड। क्या मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का? कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील contract under seal are in writing. Contract under seal are in writing and signed by the party to them, signed by the party to them. Contract under record means contract under record includes contract under record, लिखते चलो साथ साथ, टाइम वेस्ट मत करो, लिखते चलिए। कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड includes the court judgment, includes the court judgment, includes the court judgment and recognize obligation. In such case, in such case, in such cases arise out of judgment and not under contract. And not under contract. देखिए दोस्तों, हमने फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमारी छोड़ दी थी, हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बताइए सर कमेंट में क्या क्या इशू है, कमेंट कर लीजिए। अब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सर प्लीज फिनिश द कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस।
रिक्की यादव, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस पेड है, अब नहीं आएगा यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो डेमो लेक्चर था, पेड लेक्चर है डियर। खुशी अग्रवाल सर, ये टाइमिंग रोज क्लास होता है? ये टाइमिंग रोज क्लास नहीं होता, MWF में होता है, जैसे आदित्य ने कहा। डेली इतना टाइम लाइव क्लास स्टार्ट होता है ना? डेली नहीं होता एजेंट गेमिंग जी, ये आपका MWF में चल रहा है। जब इंटर का सिलेबस हो जाएगा, इंटर का पेपर हो जाएगा, तब जाकर हम आगे ये करेंगे। इसके बाद गोपाल जी, इंटर के लिए लाइव क्लास नहीं है, आपने तो रिकॉर्डेड ले रखा है, आप मेरे रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं। सर 1 दिसंबर का एग्जाम MCQ बेस्ड होगा क्या? हाँ MCQ लग रहा है दिसंबर का एग्जाम। हाँ राजू जी, आज जो क्लास है हमारी लॉ की क्लास है, और लॉ की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। दूसरी मेरी बात, आइए, तो बहुत सारे कमेंट पढ़ लिए। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को पेरोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को पेरोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मैंने जान लिया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल है तो फॉर्मल हो गया, जो फॉर्मल नहीं है वो सिंपल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक, अगर फॉर्मल नहीं है तो वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को हम पेरोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ बेस्ड पर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को पेरोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब बेसिकली समझते हैं कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील और कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड। अब कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील का मतलब समझते हैं दोस्तों। मान लो मिस्टर ए, भाई इकोनॉमिक्स का तो पता नहीं यार मुझे, मैं तो नहीं पढ़ाता इकोनॉमिक्स। चलिए मान लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या होता है। भाई मिस्टर ए है और यहां पर मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, बड़ा सिंपल एग्जांपल होता है मेरा ये, कार सेल करना चाहता हूं। मिस्टर ए ने कहा मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं। अब मिस्टर बी ने कहा ठीक है, आप कितने की बेचना चाहते हो? तो उसने कहा भाई मैं अपनी कार 2 लाख रुपए की बेचूंगा। कह रहा भाई ये तो ज्यादा प्राइस है, मैं इतने में कैश नहीं दूंगा, मैं आपको चेक दूंगा। उसने कहा ठीक है, तो उसने कहा कार खरीद लूंगा पर पेमेंट चेक से करूंगा। कार बाई कर लूंगा, बाई कर लूंगा पर पेमेंट चेक से करूंगा। कार बाई कर लूंगा पर पेमेंट चेक से करूंगा। ठीक है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अब मैंने क्या करा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसने दिया था ऑफर, और ऑफर देने के बाद इसने हाँ कहकर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस हुआ, कोई भी दबाव नहीं डाला, कोई भी नहीं, फ्री कंसेंट हुआ, सब कुछ बढ़िया तरीके से हुआ है। ठीक है, अब मिस्टर ए ने कार दे दी मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने चेक पढ़ा दिया। मिस्टर ए ने अगर कार मिस्टर बी को दे दी हो और मिस्टर बी ने इसके बदले में इनको चेक दे दिया, तो मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं? अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कार दे देते हैं और मिस्टर बी मिस्टर ए को 2 लाख का चेक दे देते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? बताइए सर, जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? सर वैलिड है, अभी से कह रहे सर वैलिड है, ये तो सिंपल है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है आपने, ये तो वैलिड है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे घटिया क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो वैलिड है। तो सभी का आंसर जाना कि मेरे को दिख रहा है कि ये वैलिड है, पर मैं कह रहा हूं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया जो इसने चेक दिया है ना दोस्तों, ये आपने क्वेश्चन गलत दिया, मैंने आधा अधूरा क्वेश्चन दिया था। ये जो चेक दिया है ना इसने, चेक में लिख तो दिया यहां पर 2, किसको दे रहा है? मिस्टर ए को। यहां लिख दिया 2 लाख रुपीज, क्या लिखा यहां पर? 2 लाख रुपीज, और यहां पर डब्बे में 2 लाख रुपए भी डाल दिए।
डब्बे में 2 लाख भी डाल दिया पर साइन करना भूल गया। डब्बे में 2 लाख मतलब उसमें 2 लाख भी लिख दिया पर साइन करना भूल गया, बताओ अब मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ या नहीं हुआ? स्वराज बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है क्योंकि वो साइन करना भूल गया। तो पता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड माना जाएगा जब वो पर्टिकुलर पर्सन चेक में साइन कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड माना जाएगा जब वो पर्टिकुलर पर्सन चेक में साइन कर देगा। तो इधर चेक में साइन करने से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। सही? मैंने गलत कहा या सही? मैंने गलत कहा या ठीक कहा? इधर चेक में साइन जैसी कर देगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। चेक में साइन करते ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वैलिड। तो एक साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। तो ये एग्जांपल आपका माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील के अंदर क्या होता है बताइए सर, यहां तक बात समझ में आ गई? तो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील के अंदर ये होता है कि आपके पास एक कॉमन सील जैसे बोलते हैं ना, कि आपके पास कंपनी, अगर कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो कंपनी की सील, कंपनी का स्टैंप लगाइए, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन जो इंपॉर्टेंट पर्सन उसके साइन करवाइए। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील, कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। सो यहां पर आना था कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील आर इन अ रिटन। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या होना चाहिए दोस्तों? रिटन में होना चाहिए और साइंड बाय द पार्टीज टू देम। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी का साइन होना चाहिए। तो भैया उसने कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया पर चेक में जो मेन साइन करना था वो नहीं करा, और चेक में तो करा नहीं, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था वो रिटर्न में होना चाहिए। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए और दूसरा यहां पर दोनों पार्टी का साइन होना चाहिए। बोथ पार्टी का साइन रिक्वायरमेंट है। जब दोनों पार्टी साइन कर दे और कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील कहते हैं और हम उसको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल का मतलब हो गया बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। आपने मैनेजमेंट में कभी पढ़ा होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पढ़ा है ना? फॉर्मल मतलब जब आप ऑफिस के अंदर होते हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है, जो बातचीत हम करते हैं, और जब आप लंच में होते हैं तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। सेम एज इट इज कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसी होता है, जब आप बिजनेस से किसी बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी बिजनेस की स्टैंप और उससे दोनों पार्टी साइन भी कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा अनअकैडमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अनअकैडमी एक बिजनेस है और अनअकैडमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा। अब मैं अनअकैडमी में पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी मुझे इसके लिए पे करेगा, ठीक? तो ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब अनअकैडमी और मेरे उसके अंदर साइन होंगे, अनअकैडमी की स्टैंप लगेगी और मेरे साइन होंगे और अनअकैडमी का जो मेन पर्सन है उसके साइन होंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील कहा जाता है। बताइए बात क्लियर है या नहीं है? यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है? तो एक बार फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ते हैं कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है जनरली इसको यूज करा गया था इंग्लिश लॉ में। इंग्लिश लॉ जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश लॉ को इंग्लैंड का लॉ कहा जाता है। इंग्लैंड में जो लॉ होता है उसको इंग्लिश लॉ कहा जाता है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एमसीक्यू में पूछेगा। आज मैं आपको एमसीक्यू कराने वाला हूं। बेसिकली मैं सोचा था नया चैप्टर आपको स्टार्ट कराऊं, बट एमसीक्यू साथ के साथ करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा, और ब्लॉक के अंदर एमसीक्यू साथ के साथ कर सकते हैं। तो आज की पूरी क्लास लगा दूंगा एमसीक्यू में, और जितना अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो सबके एमसीक्यू में आज की क्लास में कराने वाला हूं। ठीक है ना? ठीक है, आज क्लास में जितना मैंने अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, 9 क्लास में अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके सारे एमसीक्यू आज की क्लास में हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर हो जाएगा। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म है, जो टर्म आई ना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंग्लिश लॉ से आया था। मतलब इंग्लैंड के जो लॉ थे उसमें फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया था और वहां से इसको लिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कहता है वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द फॉर्म। जिस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसकी वैलिडिटी भी उसकी डिपेंडेंसी है उसकी फॉर्म में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हो ना तो डिपेंड करता है उसकी वैलिडिटी उसी टाइम, फॉर्मेशन के टाइम पे उसकी वैलिडिटी का डिपेंड हो जाना, इसको फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर माना गया। दे आर वैलिड इवन इफ, ये तब भी वैलिड माने जाएंगे अगर इसमें लैक ऑफ कंसीडरेशन हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट तब भी वैलिड माने जाएंगे अगर इसके अंदर लैक ऑफ कंसीडरेशन हो।
लैक ऑफ कंसिडरेशन हो। पता है मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट मिस हो जाता है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। पर ये जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तब भी वैलिड माना जाएगा जब इधर लैक ऑफ कंसिडरेशन होगा। मतलब कि अगर मैंने आपको कोई सामान दिया और आपने उसके बदले मुझे कुछ नहीं दिया ना, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। क्यों? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स के अंदर है कि अगर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होती तब भी हम उसको वैलिड मानते हैं। बताइए सर, यहां तक बात क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, सुनना ध्यान से, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड माना जाएगा अगर उस पर कंसिडरेशन लैक हुआ तो? बताना जरा, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा अगर उसमें लैक ऑफ कंसिडरेशन हुआ तो? बताइए सर। बताइए। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है वो? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यू में याद रहेगा। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, एक इसका जवाब दे दूं निखिल भाई का। कह रहा सर कितने एटम लगते हैं फाउंडेशन में? हाउ सर, हाउ मेनी एटम आर देयर इन अ फाउंडेशन? एक एटम में करो ना क्लियर। मैक्सिमम आप 6 एटम दे सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 एटम दे सकते हैं। चलिए यार, कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड क्या होता है? कहता है जी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी ऑब्लिगेशन या कोर्ट की जजमेंट से बनाया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड कहा जाता है। दोबारा सुनो, आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाकर हमारे सिलेबस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जाता है किसी ऑब्लिगेशन के तहत बनाया जाता है, कोर्ट की जजमेंट से बनाया जाता है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट की जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर से या किसी ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड कहा जाता है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कोर्ट जजमेंट की वजह से बनता है, किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए की वजह से बनाया जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड कहा जाता है। बड़ा सिंपल है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे जाकर तो वहां पर आपको पता चलेगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट द्वारा बनाया जाता है। वो बहुत आगे जाके कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में सिखाएंगे। ठीक है जी, तो ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट अंडर रिकॉर्ड का। अब दोस्तों मैं कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कहां काम आएंगे, एमसीक्यू में काम आएंगे। मिसलिनियस पॉइंट, मिसलिनियस पॉइंट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। ठीक है जी, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं एमसीक्यू पर्पस के लिए। एक मिनट में निकाल दूं, मैंने लिखे थे आज सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए थे जो एमसीक्यू पर्पस के लिए थे। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। आज मुझे दोस्तों आपको एमसीक्यू कराना है, और ये एमसीक्यू कराने से पहले मुझे पॉइंट लिखवाने पड़ेंगे क्योंकि अलग से पढ़ाना सही रहता है। पढ़िए सर, पहला पॉइंट साथ साथ लिखते जाइए, अभी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, आप पहले पॉइंट लिखते जाइए, फिर एंड में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना? साथ साथ लिखते जाइए।
द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is based on English law. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों इंग्लिश लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक है सर, ये एमसीक्यू में पूछेगा तो बताना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लिश लॉ पे बेस्ड होता है सर। इसकी बाकी डिटेल चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अच्छा, इंग्लिश लॉ को क्या कहते हैं तो बता दूं, जो इंग्लैंड में लॉ बने थे, इंग्लैंड के जो लॉ थे वो इंग्लैंड में था पहले। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसका था? इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट था उसको हमने कॉपी कर लिया और उसमें हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ और प्रोविजन ऐड कर दिए और उसको बना दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जहां जहां इंग्लिश लॉ लिखा हुआ है समझ लेना वो इंग्लैंड की लॉ की बात कर रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के लॉ से लिया गया है, इसलिए इसको बोला गया ये इंग्लैंड के लॉ पे बेस्ड है, इसलिए इसको इंग्लिश लॉ बेस्ड बोला। जिस जिस जगह पर इंग्लिश लॉ लिखा है तो समझ जाइएगा वो इंग्लैंड वाले लॉ की बात कर रहा है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया है वो इंग्लैंड के लॉ से लिया गया है, उस पर बेस्ड है, पूरा वो कॉपी है, साथ में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और प्रोविजन यहां पर डाले गए हैं। यहां तक क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट कहता है कि भाई सोर्स ऑफ लॉ, कहता है द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सोर्स ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां कहां से आया, किस किस सोर्स से आया? तो पहला था ये तो एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ है, लॉ के कॉन्ट्रैक्ट के जो कानून है वो कहां कहां से आए? एक तो आप कह सकते हो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 कॉन्ट्रैक्ट के कानून यहां से आए। सोर्स मतलब कहां से आए, क्या कहां से आया? कॉन्ट्रैक्ट के लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ। जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है उनसे रिलेटेड जो कानून है वो कहां कहां से आए? तो हमने कहा पहले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां से आए। दूसरा हमने कहा सर जुडिशियल डिसीजन, दूसरा हमने क्या कहा? जुडिशियल डिसीजन, जिसको हम जजमेंट ऑफ कोर्ट कहते हैं, जजमेंट ऑफ कोर्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कोर्ट की जजमेंट से बन जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कोर्ट की जजमेंट से बन जाते हैं। इसको डिटेल में हम सीखेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में। और लास्ट है हमारा कस्टम और यूसेज, कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। अब बात करें कि यूसेज क्या होता है, तो यूसेज रिफर टू द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ कंडक्ट। यूसेज रेफर, लिखते जाओ, टू अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस और कोर्स ऑफ कंडक्ट। इसको बोल सकते हैं यूसेज इज अ रिपीटेटिव, यूसेज इज अ रिपीटेशन ऑफ एक्ट, एन एक्ट। इस एक्ट का मतलब है एक्शन। कस्टम मतलब ट्रेडिशनल, जो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता हुआ जा रहा है। आगे अगर बात करें अगला पॉइंट कीजिए।
मैं आपको बता दूंगा अभी। मैं आपको बता दूंगा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, साथ साथ फिर दोबारा एक बार पढ़ लेंगे। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं अभी सारे कमेंट नहीं देख पा रहा दोस्त, क्योंकि मैंने फोन में मोबाइल में अपने नोट्स खोल रखे हैं, तो इसलिए नहीं देख पा रहा। तो कोई भी कमेंट कर रहा है तो मुझे नहीं दिख रहे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्लस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इन सभी एक्ट को इन सभी एक्ट को जब हम जोड़ देते हैं तो इसको प्यार से कमर्शियल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस इट इज नोन एज कमर्शियल लॉ। जब सारे एक्ट इकट्ठा आ जाते हैं, ये इनको जोड़ देते हैं या अलग अलग भी बोलेंगे, तो इनको कमर्शियल लॉ कहा जाते हैं। और इसका दूसरा नाम है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ है इसका दूसरा नाम। आगे बताऊंगा अभी। तीसरा नहीं, चौथा लिखो। सॉरी। ये क्या हो गया? इसमें तो रिफ्रेश करने का भी ऑप्शन नहीं है। आ गई भाई, आ गई, वीडियो आ गई। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पता ही नहीं चला कि वीडियो कब पॉज हो गई। सॉरी फॉर दैट, मुझे पता नहीं चला। आपने इतना सब लिख दिया क्या? आपने इतना सब लिख दिया? भाई नहीं पता चला, मैं तो नोट्स उतारने में बिजी था पूरा का पूरा। फोन से उतार रहा था नोट्स, फोन में लिखा हुआ था। ये सब लिख दिया, तीसरा पॉइंट तक लिख दिया। मैं चौथे पे चलूं? चलिए फोर्थ पे चलते हैं अब। ठीक है, फोर्थ में लिखिएगा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 does not cover all types of contract। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं करता।
ठीक है ठीक है, अब क्लियर, अब क्लियर है। वो बंद कर दी थी वॉइस यार, ध्यान नहीं रहा। चलिए, अरे आ गई आवाज, आ गई, आ गई आवाज। कहाँ जा रहे हो तुम, कितने चल रही है? कविता पूर्ण बनकर हैं? चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इंग्लैंड का लॉ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे लिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम कहेंगे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लैंड वाले कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया है, इसलिए हम उसको इंग्लैंड वाला लॉ को इंग्लिश लॉ कहा जाता है, इंग्लिश लॉ पे बेस्ड बोला। तो हम आज से कहेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, क्योंकि वो इंग्लैंड से लिया गया है। दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, लॉ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ मींस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि लॉ से, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी कानून है वो कहां से आए? पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आया, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा आया जुडिशियल डिसीजन से। कहां से आया दोस्तों? जुडिशियल डिसीजन, मतलब कोर्ट द्वारा, जज साहब द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जज साहब द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उससे भी हम कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोर्ट का जजमेंट से भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसको हम जुडिशियल डिसीजन कहते हैं। तीसरा, कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड। अगर हम अब हमने कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करा, शुरुआत में इसमें कम प्रोविजन हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कम सेक्शन हुआ करते थे। हमने धीरे धीरे इसका यूज करना चालू करा, धीरे धीरे इसका यूज करना चालू करा, और यूज करते करते जब रिपीटेड टाइम हम इसका यूज करते गए तो हमें चीजें नई आई, नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो नए कॉन्ट्रैक्ट बनने चालू हुए, नए कॉन्ट्रैक्ट बनने चालू हुए तो नया सेक्शन आया, जैसे कि एजेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि माइनर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब जब प्रॉब्लम अराइज होने चालू होती है दोस्तों, जब हम किसी भी कानून को अप्लाई करते हैं तो एक तरीके से कानून नहीं बनता, एक ही झटके में कानून नहीं बन जाएगा। कानून को अप्लाई करने के बाद फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे जीएसटी जब अप्लाई हुआ था तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, धीरे धीरे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए और नए सेक्शन बनाते चले गए। ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूसेज का मतलब है, यूसेज रेफर टू द यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो किसी भी चीज की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, हर कोई दूसरा बंदा, आसपास बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, जब आप लगातार कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसका रिपीटेड एक्शन कॉन्ट्रैक्ट का नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। भाई ये अगर इस तरीके से भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट उठ गया, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, केसेस बढ़ गए, केस ज्यादा होने लगे, तो धीरे धीरे सेक्शन बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे होता है। इसके बाद हम करते हैं कस्टम। कस्टम मतलब जो ट्रेडिशनली फॉलो होता हुआ आ रहा है, पहले से जो फॉलो आया था उसके वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। शुरुआत में तो कोई एक्ट कानून वगैरह नहीं होता था ना, शुरुआत में तो ऐसी बातचीत से ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था, इसलिए कहा गया ओरल भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कि शुरू से ही ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बनता हुआ आ रहा है, शुरू से ही ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बनता हुआ आ रहा है, तो इसलिए कहा गया ओरल भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, क्योंकि शुरू में कोई रिटर्न वगैरह तो कुछ होता नहीं था। बहुत पहले की बात कर रहा हूं, देश आजाद होने से पहले की, और बहुत 18वीं सदी की बात कर रहा हूं, 1872 का तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो उससे भी पहले की बात करें तो वहां पर कोई ऐसा नहीं होता था, वहां पर जबान के पक्के होते थे, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो ट्रेडिशनली फॉलो आता है, ट्रेडिशनली फॉलो आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन फॉलो हो रहा है ये, कि भाई बोल कर सब कुछ है, जबान ही आपके बाद आपने जो कमिटमेंट कर दी मतलब वो पत्थर की लकीर बन गई। पर आज के टाइम पे जो बोल दिया वही नहीं करेंगे, और सब करेंगे पर जो बोल दिया वो नहीं करेंगे, तो ये होता है। तो कमिटमेंट आज के टाइम पे बेकार है। पर कोई कोई आज भी ऐसा है कि आपने जो कमिट कर दिया तो मीन्स कर दिया, आप उसको पूरा करेंगे, मीन्स पूरा करेंगे, ठीक है। और ब्लास्ट करके बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी एक्ट है, ये 5 एक्ट को जब मिला देते हैं तो एक पूरा बन जाता है कमर्शियल लॉ। और कमर्शियल लॉ का दूसरा नाम है मर्केंटाइल लॉ। कमर्शियल लॉ का दूसरा नाम क्या है दोस्त? मर्केंटाइल। ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं है दोस्तों। बैंकिंग से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बैंकिंग एक्ट में कवर है, आरबीआई से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट आरबीआई एक्ट में कवर है, कंपनी एक्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक्ट में कवर है। तो ऐसा कहा गया कि हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं है, उसके पर्टिकुलर सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं है दोस्तों।
कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होता, जैसे बैंक टू बैंक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताएगा हमें उसके बारे में, समझ में आ रहा है। तो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होते। ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में डाल लीजिए। हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होंगे। अभी आएगा एमसीक्यू में। बताइए, मैं एमसीक्यू डाउनलोड कर रहा हूं। क्या हो गया मेरे भाई, चल ही नहीं रही। नेगोशिएबल एक्ट लिख दिया क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा, इंस्ट्रूमेंट लिखा है भाई। अरे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सब। ये देखो, ये रहा वर्कबुक, ये रहा मॉक टेस्ट पेपर, ये रहा पोस्टल टेस्ट पेपर, ये रहा रिविजन टेस्ट पेपर, ये रहा स्टडी मटेरियल, सब कुछ तो है यहाँ पर। क्यों नहीं देखते आप स्टडी मेट को? ये देखो, ये पोस्टल टेस्ट पेपर है, ये रिविजन टेस्ट पेपर एमटीपी है, ये वर्कबुक है, जाकर देखो ना। क्यों नहीं देखते? देखते नहीं हो, कभी खोली नहीं है वेबसाइट। ये रहा फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल, ये रहा आपके पास फाउंडेशन लॉ का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर रहा हूँ, ये देखो मैं। आइए देखो, अभी तक मैंने क्या कवर कराया आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के डेफिनेशन सिखा दी, के एग्जांपल दिए, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने बहुत सारी डेफिनेशन समझाई, प्रपोजल, ऑफर, प्रॉमिस की डेफिनेशन समझाई, एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझाई, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बाद में पढ़ेंगे, रोइड एग्रीमेंट समझा दिया, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा। बताइए सेक्शन कौन सा है? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा है? सर वेबसाइट का लिंक सेंड कर दीजिए। क्यों करूं भाई वेबसाइट का लिंक? सीधा डालो ना गूगल पे ICMAI स्टूडेंट, आ जाएगा। लिंक मांगते रहते हो जब देखो, जब ICMAI स्टूडेंट डालो आ जाएगा। मैंने देखो यही तो डाला था। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 10 है, याद रखिएगा, पेपर में आएगा भी ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको सेक्शन, कुछ नहीं छोड़ा। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पर, फिर मैंने फॉर्मेशन के बेस पर पढ़ाया, फिर मैंने परफॉर्मेंस के बेस पे पढ़ाया। स्टडी मटेरियल दिखा रहा हूं कि बता रहा हूं कि भैया स्टडी मेट से ही होता है हर चीज। और अगला चैप्टर हमारा क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। आज हम पहले एमसीक्यू कर लेते हैं। आ जाओ भाई, लास्ट में आ जाओ। एमसीक्यू तो लास्ट में है ना। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गया मैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब बताएंगे। पहला, अ डैश मींस एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। क्या होगा पहले फिल इन द ब्लैंक्स में? क्या होता है? एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। जल्दी से कमेंट करके बताना। आएंगे आएंगे, सब पढ़ना है, सब फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। अ डैश मींस एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। तुम्हारे को तुम्हारी मम्मी, भगवान, पापा सब कसम है, खानदान की कसम है तुम्हारे को, अगर तुमने कोई बुक उठा के देखी तो और बुक के पीछे आंसर देखा तो। अ कॉन्ट्रैक्ट मींस विच इज इनफोर्सिबल बाय, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इनफोर्सिबल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखना सेकंड पॉइंट आज ही लिखवाया है, सेकंड पॉइंट में आज ही लिखवाया है। कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पहले वाले में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट आज ही लिखवाया है दोस्त। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड होता है? इंग्लिश लॉ पर बेस्ड होता है। लो भाई, थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला, सेक्शन 2 बी डिफाइन व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies and thereto the proposal is said to be acceptance. The proposal when become acceptance, a proposal when accepted become promise. जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। अरे एग्रीमेंट नहीं, प्रॉमिस। जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ये डेफिनेशन लिखवाई थी, जाकर देखो स्टडी मैट में। ओ सॉरी, मेरे नोट्स की कॉपी उठाओ, नोट्स की कॉपी में देखो, ये डेफिनेशन लिखवाई थी। व्हेन
द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड, फ्री कंसेंट नहीं है, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं होता, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब किसी पार्टी का कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो उसको क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सारे इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड। पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। कहा था ना, नोट लिखवाया था मैंने, नोट लिखवाया था मैंने आपको। सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, पर सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। लिखवाया था नोट्स। एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड स्पोकन रिटन इज कॉल्ड, ऐसा एग्रीमेंट जो बोलकर और लिखकर होता है उसको कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं? बताइए जरा। एक मिनट देना यार, एक मैसेज कर रहा हूं बस जल्दी से। बोलकर होता है और लिखकर होता है। बताइए ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो बोलकर और लिखकर कहा जाता है? बताइए दोस्तों। एक्सप्रेस एग्रीमेंट। क्या सा? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस बताया था ना, जो बोलकर लिखकर होता है। और जो हिंट, याद आ रही हो कहानी? वो ट्यूशन वाली कहानी याद आ रही है आपको? नहीं आ रही? अरे बताइए जरा, वो ट्यूशन वाली कहानी याद है या नहीं है? कि ट्यूशन के अंदर एक लड़का लड़की इशारा करते थे, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी आपको, इंप्लाइड वाली। चलिए, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन द टू पार्टी। नहीं, ये नहीं होगा, ये अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया आपको। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? मैंने बताया था। पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को, पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो दोस्तों टू पार्टी आएगा, पर मैंने रेसिप्रोकल प्रॉमिस आपको सिखाया नहीं है, जब सिखाऊंगा तो वो आपको बात है। वैसे टू पार्टी आ जाएगा, ठीक है। एन ऑफर मेड बाय वर्ड और रिटर्न इज कॉल्ड, कौन सा ऑफर होगा? ये तो ऑफर का आ गया, अब नहीं आएगा यहां पर, ये खत्म, इतना ही है। और अब नहीं आ सकता यहां पर, क्योंकि ऑफर चालू हो गया। यहां से ऑफर चालू हो गया दोस्तों। ये अगला चैप्टर है, ये अगला चैप्टर, ऑफर चालू हो गया है ना। ये अगला चैप्टर ऑफर चालू हो चुका है यहां से। अब तुम दे रहे हो आंसर तो अलग बात है, पर यहां से ऑफर चालू हो चुका है। मैंने जहां तक पढ़ाया था वो करा दिया। आ जाइए इस पर, आइए जरा। एमसीक्यू, ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ट्रू, इस पर आइए एमसीक्यू पर। नहीं नहीं नहीं, एमसीक्यू पर आइए, मैं कराऊंगा ही नहीं। देखो मैंने जितना करा दिया उतना करा दिया बस। बताइए, द सोर्स ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से, जुडिशियल से, कस्टम से, ऑल ऑफ दी अबव। डी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? डी। ऑल ऑफ दी अबव आएगा, है ना। अभी तो पढ़ाया था, याद आ रहा है? देखा, जादू जादू जादू। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन? इसका बताइए आंसर क्या होगा आप? इसका बताइए आंसर दूसरे वाले का। कह रहे हैं भैया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी ऑब्लिगेशन आ जाती है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे एग्रीमेंट आ जाते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है ऑन सच लीगल ऑब्लिगेशन विच अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट। भाई सी सही नहीं लग रहा? डी तो है ही नहीं, डी तो है ही नहीं भाई, डी तो हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सोशल आ ही नहीं सकता। सोशल एग्रीमेंट कभी भी कमर्शियल लॉ के अंदर नहीं आता, तो डी तो कैंसिल। अब पहला क्यों नहीं है भाई? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं, एग्रीमेंट भी होना चाहिए। सिर्फ ऑब्लिगेशन से, सिर्फ ऑब्लिगेशन, भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? इन्फोर्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट दोनों से मिलकर बनता है ना। तो भैया इसका क्या होगा? टू का। सेकंड का क्या होगा? सी होगा। सेकंड का क्या होगा? सी होगा। थर्ड का क्या है? बी। बिल्कुल सही बात है। सोशल एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय, इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड का सी होगा और थर्ड का बी होगा। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ इज एप्लीकेबल टू बिजनेसमैन ओनली, इट एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, इट एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेसमैन, इट एप्लीकेबल टू इंडियंस ओनली। मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, बताइए क्या होगा? किस किस में? मर्केंटाइल लॉ जो है, क्या वो बिजनेसमैन पे होगा? क्या वो सभी लोगों पे होगा? हाँ, इंडियंस पे नहीं, सभी लोगों पे होगा। भाई बाहर डी नहीं होगा। डी, अरे डी पे टिक नहीं लगाया मैंने, मैं बता रहा, वो टिक ऐसी कराया मैंने। वो बी होगा इसका आंसर। बी क्यों होगा? पहले बताइए बी क्यों होगा।
और पहले बात तो जब ए बी सी डी बोल रहे हो ना आप, ऊपर बताओ तो कौन से का क्या बोलो, फोर्थ का ए फोर्थ का बी, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो बिजनेसमैन पे नहीं होगा, गलत है, आप गलत कह रहे हो। अगर आप और आपके दोस्त मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई कमर्शियल नेचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कार खरीदना, बाइक खरीदना, ये भी क्या है, तो इंडिया में एप्लीकेबल होगा नहीं। ये तो देखो सी तो आपको लगेगा नहीं, सी तो होगा ही नहीं दोस्तों, सी तो होगा नहीं, वो तो बात खत्म होगी, क्योंकि बिजनेसमैन तो बात ही नहीं आई। बिजनेसमैन ओनली पे डाउट है और इंडियन ओनली पे डाउट है। देखो इंडियन ओनली का मतलब क्या है, सिर्फ इंडिया के लोगों पे लगेगा, पर बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, वो जो मर्जी करेंगे। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से, कहता मैं तो इंडियन हुई नहीं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगेगा नहीं, तो ये तो गलत है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगेगा। अब तू इंडिया में रहने वाला है, तू बाहर से इंडिया में आया है रहने के लिए, हर जगह लगेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एवरीबॉडी, हर एक पे एप्लीकेबल होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चाहे आप इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया में रहने वाले हो, चाहे आप बाहर से यहां पर आए इंडिया में घूमने, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप पे कानून अप्लाई हो जाएगा, और अगर आपने तोड़ा तो फिर सजा मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ, इनवॉलंटरी ऑब्लिगेशन नन ऑफ दी। बताओ 5 का कौन सा है, बताइए 5 का कौन सा है। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, गलत। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये रहा म्यूचुअल प्रॉमिस और एग्रीमेंट। भाई म्यूचुअल प्रॉमिस को तो एग्रीमेंट कहते हैं, इसलिए और वर्ड का यूज करा है। म्यूचुअल प्रॉमिस को ही एग्रीमेंट कहते हैं, इसलिए और वर्ड का यूज करा गया है। म्यूचुअल प्रॉमिस, दो लोग आपस में म्यूचुअली आ रहे हैं, उसको 5 का जो सी बोल रहा है, जो बी बोल रहा है, जो डी बोल रहा है, वो तीनों गलत है। 5 का ए आंसर है। भाई समझिए ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ। आप कहां कुछ भी बोल जा रहे हो, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को तो देख लो। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो इसका मतलब जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इनफोर्सिबल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये पहले पता नहीं बी किसने बोला, कौन था वो महान जिसने बी बोला। अच्छा अब बताओ 7th का क्या होगा, बहुत चालाक हो रहे हो तुम। छठे का बताते नहीं हो, 7वें का पहले बता देते हो। 7th का बताओ, 8वें का बताओ, 9वें का भी बताओ, 10वें का भी बताओ। अब मैं दिखाऊंगा ही नहीं अगला वाला। एन एग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल एबिलिटी, बताइए क्या होगा 6th का। एग्रीमेंट कब लीगल एबिलिटी क्रिएट करेगा, जब उसके में इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। 6 का क्या है, सी। 6 का क्या है, सी। एन एग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल एबिलिटी, एक एग्रीमेंट में लीगल एबिलिटी कब होगा। 6 का आंसर क्या है, विवेक राजपूत कह रहे हैं 6। ये तो हरामी है। ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी दैट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पार्टी के बीच में ऑब्लिगेशन होता है वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन एंड और ऑब्लिगेशन विद स्प्रिंग फ्रॉम एग्रीमेंट आर वॉलंटरी इन अ नेचर या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा इसका आंसर 7वें का। ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन जिसके अंदर एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट विद लीगल ऑब्लिगेशन क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। यही बात पर घुमा फिरा के दे रखा है। ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, घुमा फिरा के बात कर रखी है दोस्तों। A contract or an obligation to perform a promise could not arise in the following way। ये तो नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपको, पढ़ाया नहीं। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, शुड बी राइटिंग, शुड बी, ये नहीं पढ़ाया अभी। सारे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। 9th का, 9th का बताइए, 9th का, 9th का बताइए क्या होगा। इसको बैलेंस में छोड़िए अभी। 9th का डी होगा। कॉन्ट्रैक्ट सारे ना तो वो राइटिंग में हो, ना वो ओरल में हो, ना रजिस्टर। कॉन्ट्रैक्ट सारे राइटिंग और ओरल दोनों होते हैं, डी होगा इसका आंसर, नन ऑफ द अबव। वो कह रहा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होता है, हमने कहा नहीं। वो कह रहा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ओरल में ही होता है, हमने कहा नहीं। वो कह रहा है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होता है, हमने कहा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग और ओरल दोनों में होता है। कहीं पर ऐसा ऑप्शन था, नहीं था। तो कहीं पर ऐसा ऑप्शन नहीं था तो नहीं होगा। और उसके बाद 10th का ए होगा। भाई ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 4वां पढ़ाया है मैंने। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ इफ आर नॉट अवॉइडेड, बिल्कुल सही बात। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ
कैन बी इन्फोर्स इफ द कोर्ट डायरेक्ट, नहीं, कैन बी इन्फोर्स विद द प्राइवेट कंसेंट ना, पहला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल हो जाएगा दोस्तों जब अगर उसको अवॉइड नहीं करा होगा। तो भाई किसी ने आपको धमकी देकर आपका घर आपके नाम अपना नाम करवा लिया तो क्या आप पे केस कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, जाओ केस करो। अगर आपने केस कर दिया तो वो वॉइडेबल है, नहीं करा तो वैलिड माना जाएगा। पढ़ाया था कॉन्सेप्ट मैंने 10th का। 11th का क्या होगा दोस्त? ए। बस इतना ही है इसके अंदर, इतना ही है दोस्तों इसके अंदर, अब नहीं है इसके अंदर, इतना ही है। वो एग्रीमेंट और ऑफर एंड रेस्पेक्ट चालू हो गया, फिर वो बाद में की बात क्या है उसको हम बाद में करेंगे। मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा सारे, टेंशन मत लो आप। 250-300 है ना इसके अंदर, 250-300 पूरे होंगे। अब 12 का डी करते रहो या 13 का 14 करते रहो, जो भी करते रहो। कितने सारे हैं? भाई 250-300 है सर इसमें, 65 करा देंगे, सारे करा देंगे। अब मुझे बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखवाया था मैंने, ट्रू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होते। भाई मैंने पेड लेक्चर में 266 के 66 करवा रखे हैं, यहां नहीं करवाऊंगा क्या? मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके अंदर पूरे करवाए हुए मैंने। ठीक है, ये करा चुका मैं एक बार पूरे के पूरे, बहुत थक गया था भाई, बहुत सारे हैं इसके अंदर। पर ये ऐसे नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट खत्म होते धीरे धीरे करके होंगे, आप इकट्ठे नहीं कर सकते इनको। कॉन्सेप्ट जब खत्म होगा धीरे धीरे होगा। एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द सेम थिंग, क्या एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक सेम थिंग है? मुझे बताइए। एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम एक तरह होते हैं? नहीं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। एग्रीमेंट में तो सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती है और कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी होती है, तो सेम थिंग नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आया एग्रीमेंट, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्रीमेंट होगा? हाँ होगा। आप ऐसा कह सकते हो सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते हैं पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी होगी। और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होंगे पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। समझ में आ गया? सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट जब होगा उसके अंदर एग्रीमेंट तो होगा ना। तो मैंने कहा ऑल कॉन्ट्रैक्ट हैव अ एग्रीमेंट, पर हर एक एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि इन्फोर्सिबिलिटी होना जरूरी है। इसके बाद नहीं है। डबल कह रहे हैं 3 का फॉल्स होगा क्योंकि एग्रीमेंट, नहीं गलत कह रहे हो डियर आप। इसके बाद नहीं है, मैंने जो पढ़ाया नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। मैचिंग पे आ जाओ। मैचिंग एक ही कर सकते हैं, जो पेरोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड अब इनिशियो को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कहां गया भाई वॉइड? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये रहा। कंसेंट को क्या बोलेंगे? कंसेंट का जो सेक्शन होगा वो देख लेना आप। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। कंसेशनस एड आइटम को क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। नहीं नहीं, आइडेंटिटी ऑफ माइंड, सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये होता है ना कंसेशनस एड आइटम, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। कंसेशनस एड आइटम को क्या कहते हैं? सेम थिंग इन अ सेम सेंस। और एग्रीमेंट हो गया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफरर किसे कहते हैं? वो पर्सन जो ऑफर प्रपोजल बनाता है। कंसीडरेशन कहां, कंसीडरेशन का सेक्शन कौन सा होगा? कंसीडरेशन यहां पर कोई है सेक्शन 2D? नहीं नहीं, 2D हो सकता है। कंसीडरेशन का सेक्शन कौन सा होगा? हाँ सेक्शन 2D है कंसीडरेशन का। खत्म। कंसेंट, कंसेंट का सेक्शन, कंसेंट सेक्शन 13। कंसेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 13 होगा। और बाकी को इग्नोर कर दो क्योंकि वो तो हो गया खत्म। बाकी ऑफर वाले चैप्टर में हो पाएगा। 14 है, 14, 14 क्या है? 13 है, क्या कह रहे हो? कंसेंट, कंसेंट का सेक्शन 13 है 14 है? देख लेना एक बार यार, देख लेना है ना, याद नहीं, मुझे भी सेक्शन याद नहीं कसम से।
सेक्शन 14 है, ठीक है 14 कर लो। कंसेंट का देख लो ना सेक्शन, ये चैप्टर भी कराया नहीं है, फ्री कंसेंट एक चैप्टर आएगा, वहां सेक्शन लिखवाता हूँ मैं। सेक्शन देख, छोड़ो, बैलेंस में डाल दो। अरे जो भी है बैलेंस में डाल दो यार, जब फ्री कंसेंट वाला चैप्टर होगा तब करा देंगे, आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ मैं बस। 7:30 हो गए, अगली क्लास का टाइम हो गया दोस्तों। 9:30 बजे मिलेंगे एथिक्स की क्लास में अन अकेडमी में। एथिक्स की क्लास 9:30 बजे एथिक्स की क्लास होगी अन अकेडमी पर, 9:30 से 10:30। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। 9:30 से 10:30 एथिक्स की क्लास में मिलते हैं अन अकेडमी पे। और नेक्स्ट क्लास होगी एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब परसों, परसों नेक्स्ट क्लास होगी।